अब तक इनकार कर रहे पाकिस्तान ने आखिरकार अब यह कबूल कर लिया कि भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया है। आखिरकार भारत से जीत का दावा करने वाले पाक ने अपनी हार स्वीकार कर ली। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कबूल किया है कि भारत के जवाबी हमले में उनके कई एयरबेस तबाह हो गए हैं, खास तौर पर नूर खान का एयरबेस। पाकिस्तान का यह कबूलनामा अब दुनिया के सामने है। यह वही पाकिस्तान है जो कल तक ये कह रहा था कि कुछ नहीं हुआ और अपने लोगों को बेवकूफ बनाकर जीत का जश्न मना रहा था। अब उसी पाकिस्तान के सुर पूरी तरीके से बदल गए हैं। अब पाकिस्तान हमले में हुए अपने नुकसान का कबूलनामा करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के पीएम खुद कह रहे हैं कि भारत ने नूर खान एयरबेस पर हमला किया। आइए सुनाते हैं शहबाज का हार का कबूलनामा। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। तो सुना आपने, कल तक जीत की बात करने वाले शहबाज कह रहे हैं कि भारत ने घर में घुसकर मारा है। ये वही शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कहा था कि हमारे जवानों ने भारत के राफेल को लॉक कर दिया है, जिससे वो अटैक नहीं कर पा रहे हैं। हमने उनके 5 फाइटर जेट मार गिराए हैं। शहबाज का संसद में बोले गए झूठ की पोल तो भारत ने पहले ही खोल दी थी। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार गिराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी। इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट में एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं। पाक में बयानवीर नेताओं में सबसे आगे रहने वाले पूर्व विदेश मंत्री हैं, पीपीपी के अध्यक्ष हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बाद बिलावल की जो बिलबिलाहट है ना, वो सामने आ गई है। बिलावल ने कहा कि भारत रात के अंधेरे में हमला करता है। अगर भारत में हिम्मत होती तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करता। लगता है कि बिलावल की ख्वाहिश अब दिन के उजाले में भी पिटने की है। जरा सुन लीजिए बिलावल ने क्या कुछ कहा। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। तो बिलावल की बिलबिलाहट को समझा जा सकता है, समझा इस बात से भी जा सकता है कि ये वही बिलावल है जिसने ये कहा था कि सिंधु में या तो खून बहेगा या तो पानी। और जब उसको मार पड़ी तो कहता है रात में क्यों मार पड़ी। अरे भाई, कोई त्रेता युग थोड़ी ना है या द्वापर युग थोड़ी ना है कि सुबह की सूर्योदय के साथ शंखनाद होगा और उसके बाद युद्ध शुरू होगा, और जैसे ही सूर्यास्त होगा उसके बाद शाम में एक शंखनाद होगा, युद्ध बंद हो जाएगा। बिलावल भुट्टो को पहले ये सब दहशतगर्द जो रात के अंधेरे में बॉर्डर पार करा के भेजता है, उसको समझना चाहिए कि जितने भी इसके दहशतगर्द हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, वो रात के अंधेरों में क्यों भेजता है। जो ड्रोन उसने भारत की तरफ भेजे वो रात के अंधेरों में क्यों भेजे। जो मिसाइलें उसने हमारे सिविलियन इलाकों पर फेंकी वो रात के अंधेरे में क्यों। जो फायरिंग की सिविलियन इलाकों पर वो रात के अंधेरे में क्यों। तो ऐसे वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब बिलावल भुट्टो के पास होंगे नहीं। लेकिन अब मार पड़ी है तो कहते हैं बड़ी जोर की लगी, और कह भी नहीं सकते हैं, कहेंगे तो इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कल एक खुलासा किया था और उन्होंने कहा था जितनी देर में आप नाश्ता करते हैं उतनी देर में हमारे फाइटर जेट्स और मिसाइलों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। यानी सिर्फ 23 मिनट में पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे। पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे
आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया। और मैं ये कहूँ तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों। तो उसकी जो गूंज है वो पूरी दुनिया ने सुनी है, और दुनिया को हमने बताया है कि 23 मिनट में हमने पाकिस्तान को किस तरीके से बर्बाद कर दिया और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, लेकिन शहबाज शरीफ का ये खुलासा बेहद दिलचस्प है। इस्लामाबाद के एक मॉन्यूमेंट में एक कार्यक्रम था यौम तशक्कुर, उस दौरान उन्होंने ये बयान दिया था और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 9 और 10 मई की रात 2:30 बजे सेना प्रमुख जनरल मुनीर मुझे फोन करते हैं और बताते हैं कि हिंदुस्तानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने नूर खान एयरबेस और अन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। क्या कुछ कहा शहबाज शरीफ ने, वो सुन लीजिए एक बार आप। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ इस समय टीवी स्क्रीन पर मुझे मेजर जनरल अनुज माथुर जी, रक्षा विशेषज्ञ, दिख रहे हैं। बहुत स्वागत है अनुज माथुर जी आपका इंडिया डेली में। अनुज माथुर जी, शहबाज शरीफ के बयान को आपने सुना। शहबाज शरीफ इस बात को मान रहे हैं कि 2:30 बजे जो मार पड़ी है ना, वो मार बड़ी जोर की थी, और इस मार का एहसास जो था वो आसिम मुनीर ने कराया कि भाई बहुत जोर की लग गई, एयरबेस पूरी तरीके से तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, और जिसके बाद पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा। बिल्कुल आशीष, देखिए ये बात हम कह रहे हैं कि पहले उन्होंने कोशिश की थी कि किसी तरह से इसको डिनायल में, जो उनका पुराना सिस्टम है डिनायल मोड में चले जाना, लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ऐसे हो गए हैं और जिस प्रकार की चीजें उन लोगों को वहां पर नजर आ सकती हैं और पूरी दुनिया को नजर आ सकती हैं, तो उससे आप किसी प्रकार का इस तरह से ब्लैटेंट डिनायल मोड में आप नहीं जा सकते। तो धीरे धीरे करके इनको मानना पड़ेगा। कभी बिलावल भुट्टो कहेंगे कि उन्होंने रात में हमला क्यों किया, कभी शहबाज शरीफ कहेंगे कि मैं जब स्विमिंग पूल में छुपा हुआ था तो उन्होंने मुझे बताया, जो कि वो भी कहीं किसी बंकर में छुपे हुए थे। तो ये मेरा मानना है कि इतना ज्यादा वो खौफ में थे। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये खौफ शुरू हुआ वो 7 तारीख को, जो 23 मिसाइल 24 मिसाइलें हमारी जाकर के उनके आतंकवादी अड्डों पर गिरी और उसका असर हुआ। असल में क्या होता है कि फायरिंग, ये हमेशा डिनायल इसलिए कर पाते हैं कि उसका प्रत्यक्ष असर नजर कहीं ना कहीं आप देख नहीं पाते, लेकिन वो इतना जबरदस्त असर हुआ था तो उसका खौफ जो है उनके दिमाग में बैठा हुआ है। और यही वजह है कि उनके अब जो बयानात आते जा रहे हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं और उनके पास कोई चारा नहीं है इसके अलावा कि वो इसको एक्सेप्ट करें। और मैं एक बात इसको यही जोड़ना चाहूंगा इससे कि जो बलूचिस्तान के डेवलपमेंट्स हैं, वो डेवलपमेंट्स मेरे ख्याल से डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं जो एक्शन उनके ईस्टर्न थिएटर में, ईस्टर्न फ्रंट में पाकिस्तान के में हुआ है। और जिस प्रकार से वो सिर्फ नूर खान की बात कर रहे हैं, नूर खान ने सर्वदा पूरे 11 जो उनके मेन स्ट्राइकिंग जो एयरफील्ड्स हैं उनको तबाह किया गया है। पहले क्योंकि क्या था कि पाकिस्तान जो बार बार वो धमकी दे रहा था कि हम वो अपने पाव किलो वाले चला देंगे, तो उनके रास्ते बंद किए। जिन चीजों से उनको लॉन्च किया जाता है उनको बंद किया ताकि वो चाहे भी तो उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये मेरा मानना है कि उनको बहुत गहरी चोट लगी है और आने वाले समय में आप और उनके बयानात देखेंगे जिनसे आपको और खुलासा होगा कि क्या कितना और ज्यादा भयानक नुकसान खास करके किराना खिल्स और उस इलाके में हुआ है। क्योंकि ये जो 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 बहुत गहरी टनल्स खोदी हुई थी चीन की मदद से, वो भी इनकी तो टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है। वो उन्होंने जहां पर उन्होंने अपना सामान रखा हुआ था उस तक को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है, जिसका जो कि इतना बता रहा हूं मैं आशीष, हमको मानना पड़ेगा कि हमारी और भी बहुत प्रोफेशनल आर्मी है, वो कभी भी इस प्रकार के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे। लेकिन ये इनका कहीं ना कहीं अंदर से
कोई कोई नुकसान हुआ है जिसकी वजह से ये बिल बिला रहे हैं। और इनको जो जो इनकी सबसे बड़ी ताकत थी, वर्बली भी और फिजिकली भी, कि भाई हम एटम बम फोड़ देंगे, अब शायद कहीं ना कहीं वो एटम बम फोड़ने वाली बात करने के काबिल वो बचे नहीं है, इसलिए उनको ज्यादा परेशानी हो रही है। और मुनीर साहब जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहे। एक चक्कर उन्होंने हॉस्पिटल का लगाया था और उसके बाद वो गायब है। तो मुझे लगता है कि वहां कोई और मेजर एक्टिविटी होने वाली है। देखिए, हमने पहले भी बात करी थी कि एस्केलेशन का एक मेजर जो इशू पाकिस्तान को हो सकता है वो ये है कि जो उनकी इनस्टेबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन है, वो कहीं ना कहीं आगे उसमें तेजी आ सकती है। और उस तेजी का परिणाम अनरेस्ट में हो सकता है। उस तेजी का परिणाम जो जो खैबर पख्तूनख्वा में या बलोचिस्तान में हरकतें एकदम से तेज बढ़ गई हैं, उस पर हो सकता है। और एग्जैक्टली वही हुआ। पाकिस्तान चोज टू एस्केलेट, उन्होंने किया, उसका जो जवाब मिला उसका असर हर जगह नजर आ रहा है, हर जगह नजर आ रहा है। लेकिन अनुज माथुर जी, आप एक अहम बात और कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि चोट और ज्यादा गहरी है, और वो जो गहरी चोट है वो जनता तक पहुंच नहीं पा रही है। हालांकि उन्हें पीड़ा, उनकी तकलीफ जो है वो साफ उनके चेहरों पर, उनकी आवाज में, उनके शब्दों में ये नजर आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि चोट और ज्यादा गहरी है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। आशीष, सिर्फ एक सेंटेंस और मैं बोलना चाहता हूं। जी। देखिए, एक सबसे बड़ा जो आपका जो जो फीलिंग को दिखाने वाली चीज होती है, उसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज एंड लैंग्वेज, भाषा और शारीरिक भाषा। दोनों उनके तमाम लीडर्स की बिल्कुल बदली हुई है। जो कह रहे थे कि दरिया में खून बहेगा या पानी, वो दरिया में कहते हैं कि भाई रात को क्यों मरा भाई साहब। तो ये मेरा कहने का अर्थ यह है आशीष, कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, उनकी लैंग्वेज बदल गई है, उनके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स चेंज हो गया है, किस प्रकार से वो बात कर रहे हैं वो चेंज हो गया है। जो जिस ताकत से वो चिल्ला चिल्ला के बोलते थे वो कहीं ना कहीं गायब नजर आ रहा है। तो इससे मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो चोट है, इसका आगे जाके जो डॉट्स है ना, अभी वो डॉट्स अभी कनेक्ट होने। रमन, आपने अनुज माथुर जी की बात सुना होगा, वो कह रहे कि डॉट्स का कनेक्ट होना बेहद जरूरी है। चोट बहुत गहरी है, और यही वजह है कि जो पहले बयानबीर ये बना करते थे, चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे मुनीर हो, अब बयानों में एक घबराहट है, स्वीकारिता है कि हाँ, हम यहां पर मात खाए हैं, हम परस्त हुए हैं। लेकिन ये चोट और गहरी है जिसकी जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल सही आपने कहा, और माथुर साहब भी जिस तरीके से कह रहे हैं कि इन डॉट को कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से मार जो है वो भारत की सेनाओं ने इस बार जो है वो पाकिस्तान को दी है, शायद उनको इस चीज़ का आभास नहीं था। बड़े हल्के में जो है वो भारत की जो धमकी या भारत की कार्रवाई की जो बात कही जा रही थी उसको लिया जा रहा था। और जिस तरीके से अब भारत की सेनाओं की तरफ से ये निर्णायक लड़ाई जो है वो लड़ी गई है, और महज 4 दिनों के अंदर ही जो है वो पाकिस्तान पूरी तरीके से घुटनों पे आ गया। और जिस तरीके से उसने सीज फायर के लिए जो है वो गुहार लगाई, वो अमेरिका की तरफ भागा, क्योंकि उसको मालूम था क्योंकि नुकसान जो उसका जितना हो चुका है उसकी भरपाई करना वो जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए आप चाहे देखें, शहबाज शरीफ जो कल जिस तरीके से उनका बयान आया था, उनके भी चेहरे का हाव भाव जो है वो उड़ा हुआ था, वो भी घबराहट में बयान दे रहे थे। दूसरी तरफ से बिलावल भुट्टो की अगर बात करें तो वो जिस तरीके से, वो तो रोना रो रहे थे कि देखिए जी, रात में आकर हमको मार के चले गए, ऐसा कौन करता है। जैसे छोटे बच्चे जो किसी से नाराजगी अपनी व्यक्त करते हैं या फिर शिकायत करते हैं, उस तरीके के लिहाजे में बिलावल भुट्टो जो है वो कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आते हैं। ये वही बिलावल भुट्टो है, आपको याद होगा कि जो सिंधु जल समझौता जब हेल्ड इन अबेंस हुआ था, तब उसमें कह रहे थे कि अगर या तो हमारा पानी बहेगा या तो उनका खून बहेगा। तो पानी तो हमने बंद कर दिया है, और जिस तरीके की आज भी तस्वीरें जो आई हैं, बगलियार डैम के पूरे दरवाजे, गेट जो हैं वो बंद कर दिए हैं। यानी कि एक स्पष्ट जो निर्देश दिए गए हैं वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को कि एक बूंद भी पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ में से नहीं जाना चाहिए। और जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था, उस दिन भी उन्होंने साफ कह दिया था कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेगा, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चलेगा, और खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बहेगा। यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये गुहार लगाई थी कि इंडस वाटर ट्रीटी पर एक बार फिर भारत को पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इस फैसले के बाद पाकिस्तान के अंदर जो है वो जल संकट गहराता जाएगा, और आने वाले दिनों में जैसे खरीफ की फसल जो है उसकी बुआई शुरू होगी, तो पानी की जरूरत जो है वो किसानों को अगले महीने खरीफ की फसल की बुआई का समय आ जाएगा। रमन, क्या अगले महीने खरीफ की फसल की बुआई का समय आ जाएगा, उस समय पानी चाहिए होगा।
जी हाँ, बिल्कुल वही चिंता सबसे बड़ी है, क्योंकि कृषि का अगर 80 से 90% जो उनका जो किसी के ऊपर अगर निर्भरता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंधु जल समझौते के तहत भारत का पानी जो पाकिस्तान को दिया जाता है उसी पर पंजाब प्रांत जो है वो निर्भर करता है। उसी से सिंधु घाटी की जो 3 बड़ी नदियां हैं, जिसमें झेलम, चिनाब और सिंधु नदी है, उससे जो पानी मिलता है पंजाब प्रांत में अधिकतर खेती जो है वो उन्हीं नदियों से निकलती हुई जो नहरें हैं उनसे होता है। और जब ये पानी नहीं मिलेगा तो आप सोचिए वहाँ की खरीफ की फसल की क्या हालत होगी। वो पूरी तरीके से सूखा जो है उस इलाके के अंदर हो जाएगा, और जब उनको पानी की जरूरत नहीं होगी तो फिर इतना पानी छोड़ दिया जाएगा कि वो पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो जाएगा। यानी कि भारत अब उस पानी को एक एज ए वेपन भी इस्तेमाल करेगा। ये संकेत जो है वो निश्चित रूप में पिछले दिनों हमने देखने को मिला कि जब झेलम नदी में पूरा पानी छोड़ दिया था और वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी, उसके बाद चिनाब नदी के गेट बंद कर दिए थे। तो चिनाब नदी जो अखनूर में बहती है, मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार मैंने उस तरीके से वो सूखी हुई नदी देखी है जिसे लोग पैदल जो है वो नदी को पार करते हुए दिखाई वो देते। कई तो तस्वीरें रमन आपने शेयर की तो वहां जाकर कि पूरी नदी को जो लोग हैं वो पैदल पार करते हुए तस्वीरें भी आपने दर्शकों के साथ शेयर की थी। वो तस्वीरें भी हम दर्शकों के साथ लेकर आएंगे। रमन अपनी बात पूरी करिए, पलक भी हमें स्क्रीन पर नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल से का संकट जो है वो पाकिस्तान के अंदर गहराता जा रहा है। और कल फिर जो है एक तरफ से बगलियार डैम जो है उसको बंद कर दिया गया है और उसमें पानी का स्टोरेज जो है वो शुरू कर दिया गया है। निश्चित रूप में जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार अगर भारत इस पानी को रोकेगा तो कितनी देर तक रोक पाएगा, कितना क्षमता जो है उन डैमों में है, ये सवाल जरूर एक लाजमी सवाल है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि इस पानी को जब हम वेपन की तरह इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान अगले दिन ही जो है घुटनों पर एक बार फिर नजर आएगा। वैसे तो जो मिलिट्री ऑपरेशन भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर घुसकर किए गए हैं उस पर तो पाकिस्तान 4 दिनों में ही घुटने पर आ गया है, लेकिन अब पानी के जरिए जो है वो एक बार फिर घुटने टेकने के लिए पाकिस्तान मजबूर हो गया है। इसीलिए लगातार पाकिस्तान की तरफ से यह अनुरोध किया जा रहा है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, इंडस वाटर ट्रीटी पर। लेकिन भारत सरकार ने इस पर कोई भी तवज्जो नहीं दी हुई है और साफ प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अगर पानी चाहिए तो फिर आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई आपको करनी होगी। आशीष, और कई सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो भी आने वाले हैं। पलक भी हमारे साथ जुड़ी है, पलक के पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आऊंगा अनुज जी। बिलावल भुट्टो जिसका भी जिक्र कर रहे थे रमन, सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। बिलावल का वो बयान ध्यान में होगा, जब इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया था तो उसने कहा था कि या तो सिंधु से खून बहेगा या तो पानी बहेगा। ये बात उसने कही थी, बड़े जोर से कही थी, क्योंकि स्टूडियो में हम चिल्ला नहीं सकते। लेकिन आजकल बिलबिला रहा है, रो रहा है, गा रहा है, कह रहा है कि बड़ी मार पड़ी है, रात के अंधेरे में मार दिया है। आशीष, इस शो के शुरुआत में मैंने यही कहा था, बिलावल भुट्टो का वही मैंने आपको दिखाया था। अब देखिए इस प्रकार की बातें, एक आपका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है और वो आकर के अपना जो बिल्कुल अज्ञान जो है ना वो दर्शा रहा है कि कोई रात को हमला करता है। आप देखें इनको कुछ, यही मैं कह रहा था, पाकिस्तान की आज एक बहुत बड़ी समस्या लीडरशिप डेफिसिट है। ये जितने भी उनके लीडर्स हैं आज की तारीख में जो दिखाई दे रहे हैं आपको, वो मुझे स्ट्रीट अर्चन से ज्यादा कुछ नहीं लगते। जब आपके देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में है जिनका विजन इतना कम है, इतना घटिया है कि उनको राफेल गिराने की खबर सोशल मीडिया से लेनी पड़ रही है, और कभी कहते हैं हमने ये कर दिया, एआई जनरेटेड जो वीडियोस है वो भी दिखा रहे हैं हमने राफेल गिरा दिया। और इसका मैं बताता हूं, देखिए आशीष, क्या होता है कि अगर हमने कुछ कहा और उसका तुरंत वहां से कोई रिबटल आ रहा है और उस पर चिल्ला के जोर से कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें गड़बड़ होने की संभावना है। वो बकवास करे जा रहे हैं। किसी भी हमारे राजनेता की तरफ से, किसी भी मिलिट्री कमांडर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। वो कह रहे हैं हमने ये गिरा लिया, राफेल गिरा लिया, फलाना गिरा लिया, ढकाना गिरा लिया। जब डीजीएओ से पूछा गया कि भाई क्या, तो उन्होंने एक लाइन का जवाब दिया, हमारे सारे पायलट सुरक्षित बेस में पहुंच चुके हैं। उसके बाद इसमें किसी को कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि वहां पर लीडरशिप डेफिसिट है। उसकी वजह ये कि इनकी जो क्वालिटी ऑफ लीडर्स है वो बहुत 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 कम है, और ये स्कूल के मॉनिटर बनने के काबिल नहीं है मेरे हिसाब से। और ये देश चला रहे हैं, और वो भी ऐसा देश जो कि आर्थिक रूप से संकट में है, सामरिक रूप से संकट में है। हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ गए हैं, उनका एक बार तारुफ करा दूं। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी जुड़ गए हैं, और इसके साथ हमारे साथ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब, पीओजेके के एक्टिविस्ट है, वो जुड़ गए हैं। पलक हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पलक, अगर आप पैनलिस्ट से कोई सवाल लेना चाहती हैं तो आप ले सकती हैं, लेकिन उससे पहले मैं ओपी तिवारी जी आपके पास आऊंगा। ओपी तिवारी जी, शहबाज शरीफ के जो बोल है कल आपने सुना होगा, वो पूरी तरीके से बदले हुए नजर आ रहे हैं। जो पाकिस्तान अभी तक डिनाई कर रहा था
कि नहीं कोई हमला नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, अब वो बोल पूरी तरीके से बदल गए। अब कह रहे हैं कि मार पड़ी है और बहुत जोर की पड़ी है, और इसकी जानकारी खुद मुनीर ने उन्हें दी। आशीष, प्रधानमंत्री का कोई हैसियत नहीं है उस देश में, ठीक है। पॉलिटिकल लीडरशिप का, वो भी उस स्टेज पे, जबकि नॉर्मल सिचुएशन में भी वहां प्रधानमंत्री का कोई हैसियत नहीं होता। अभी तो वॉर लाइक सिचुएशन थी, वॉर भी हुआ, तो वो अभी तक वही बोल रहे थे जब मुनीर साहब कह रहे थे। जब तक मुनीर साहब ने कहा कि हम चीज छिपा सकते हैं और इंस्टेंट जो इफेक्ट आएगा आवाम के ऊपर, वो उनसे बुलवा रहे थे। जब उनकी पहले स्पीच देखी थी तब पता था, इनके चेहरा देख के लगता था क्या है, कैसा लग रहा है, लेकिन जो बोल जो थे मुनीर के थे। अब सब कुछ असेसमेंट बाहर आ गया है, सारे रनवे डिस्ट्रॉय हो गए, कितने एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गए, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। इसको यहाँ तक कि रनवे को बनाने के लिए उनकी अपनी क्षमता भी नहीं है, वो टेंडर निकाल रहे हैं। नॉर्मली एयरफील्ड पर एक रनवे अगर डैमेज होता है तो एयरफोर्स की कैपेबिलिटी होती है कि 5-10 घंटे के अंदर रनवे तैयार कर ले। तो कोई दिखा रहा था कि उनके पास तो रनवे बनाने के लिए टेंडर डाल रहे हैं। तो ये धीरे 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 जो झूठ को हल्का हल्का खत्म करने के लाना पड़ेगा। अब उनको ये भी मानना पड़ेगा कि कितने एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुए हैं, इनके कितने रडार डिस्ट्रॉय हुए हैं, और रडारों को रिकूप मतलब दोबारा लाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, कितने एयरक्राफ्ट करने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ये भी देखना पड़ेगा। ये समय दूर नहीं है आशीष जी, जब देखेंगे कि इनकी आर्मी इनसे कितनी नाराज है, मुनीर साहब से आर्मी कितनी नाराज है। अब देश को, अब ये जो भी मतलब IMF से जो कटोरा भी मिला है, वो आवाम के लिए खर्च कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसका प्रेशर बहुत क्लियरली दिख रहा है। हो सकता है ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि हमें जो इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने जो नुकसान किया है उसको हमें रिकूप करने दीजिए, उसके बाद आम जनता के पास जाएंगे, आपको खाने के लिए कर्तन करेंगे। लेकिन उनके आवाम को तो भली बात पता है कि इस आर्मी को और ये इनको एक करोड़ देने के लिए जो आतंकवादी हैं जो मरे हैं, उससे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ये एक बहाना ढूंढ रहे हैं कि हम पैसा फौज पे खर्च करना पड़ेगा, फिर हम आपकी ध्यान रखेंगे। ये एक मोटिवेशन डाइवर्ट करने का तरीका है। वहां पर मुझे पता नहीं कब तक, उम्मीद पूरी है कभी ना कभी अवश्य होगा। इंडियन आर्मी के अंदर ही बगावत होनी अत्यंत आवश्यक है। मगर ये 23 बटालियंस करीब बढ़ी है बलूच की, वो क्या कर रहे हैं मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि इनके चीफ साहब को अभी तक एलिमिनेट किया नहीं किया। एक वहां पर जरूर चल रहा होगा, उनके नीचे लेफ्टिनेंट जनरल से मुनीर साहब के, उनका एक ग्रुप अवश्य एक्टिव हो चुका होगा। बिकॉज पाकिस्तान में जब भी ऐसा हुआ है, या तो वो चीफ बने हैं या उनका एलिमिनेशन हुआ है। तो लेकिन इस तरीके से जो उनकी ख्वाहिश थी मुनीर साहब की, वो तो पूरी नहीं नजर आ रही है कि वो वहां के कमांडर इन चीफ बने या पूरा पाकिस्तान उनकी बागडोर में है। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान को ला के रख दिया है कि हो सकता है, या पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है कि इनके आर्मी के जनरल जो इनके आसपास या दोस्त रहे हैं, वही किसी तरह से रिएक्ट करे। वॉर के पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने उनसे अपना मतलब साबित क्लियर कर दिया था कि मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं, हम कैपेबल नहीं है। एक स्टेटमेंट आया था, बाद में चुप होकर थोड़ा सा उन्होंने डाइवर्ट किया, बट दैट वाज क्लियरली कन्वेड टू द पब्लिक कि पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ वाज नॉट हैप्पी विद मुनीर साहब। ये सिचुएशन चल रही है, खूब लोग डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अब करें क्या, डिस्ट्रॉय तो हुआ ही है, डिस्ट्रॉय हुआ है, और इस बात को कबूल भी कर रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा अमजद जी, लेकिन उससे पहले रमन से एक सवाल ले लेता हूं। रमन, एक खबर आप ही ने भेजी थी कि जिस वक्त हमले हो रहे थे भारत की तरफ से, उस समय शहबाज शरीफ साहब जो थे वो स्विमिंग पूल में थे और आराम से स्विमिंग पूल में उसका आनंद ले रहे थे, और मुनीर बंकर में था। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत हास्यास्पद लगता है कि ये खुद कबूलनामा जो है वो खुद शहबाज शरीफ की तरफ से किया गया। जो कल शहबाज शरीफ का बयान आया है, जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं जो भाषण दे रहे थे अपने लोगों के सामने, अपने सेना के लोगों के सामने, वो साफ तौर पर मुंह जरूर उनका था, शब्द जरूर उनके थे, लेकिन जो पीछे किस तरीके से निर्देश दिया गया था, यानी कि उनकी मुख से बोला जाता था लेकिन शब्द जो है वो मुनीर के थे सीधे तौर पर, ये साफ ऐसा लग रहा है। और ऐसे में वो ये कह रहे थे कि जब सुबह हमले हो रहे थे और मैंने अपना फ़ोन जो है वो प्राइवेट फ़ोन जो है अपने पास रखा हुआ था, मैं जब के बाद स्विमिंग पूल में जाता हूँ, वहाँ पर मैं अंदर नहा रहा था या छुपे हुए थे, अब ये तो वही जानते होंगे अच्छी तरीके से। लेकिन निश्चित रूप में आप ये समझिए कि एक देश का प्रधानमंत्री, जिसके देश पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसके हवाई अड्डे जो हैं वो बर्बाद होते जा रहे हैं, जिनके आतंकी ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं, उस 9 और 10 तारीख की रात जब निर्णायक कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही थी, उस समय शहबाज शरीफ जो है वो स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। तो इससे बड़ा और क्या कुछ झूठ जो है वो हो सकता है, जिस तरीके से शहबाज शरीफ लगातार बोल रहे हैं। शहबाज शरीफ ने इसी बीच में कहा कि देखिए, भारत की तरफ से जो है वो सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट भेजी गई थी। पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से
जब आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को ये बताया कि नूर खान एयरबेस को जो है वो बर्बाद कर दिया है भारत की मिसाइल्स ने, हालांकि वो हमारी क्रूज मिसाइल थी, वो बैलिस्टिक मिसाइल का नाम ले रहे हैं, उनको ये भी शायद फ़र्क ना पता हो कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर क्या होता है। तो वो जब हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स जो हैं वो नूर खान एयरबेस पर और तमाम एयरबेस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं वो स्विमिंग पूल के अंदर नहा रहे थे। अगर यही उनका अपने देश के प्रति जवाबदेही है तो आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है इस समय कितने गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में जो है वो है, और यहाँ की सरकार जो है। अच्छा रमन, वो बिल्कुल उस तरह है कि जब रेगिस्तान में धूल की आंधियां चलती हैं तो जो ऊंट होता है वो अपना चेहरा जो है वो बालू में यानी रेत में नीचे तक गड़ा देता है और उसे लगता है कि आंधी खत्म हो गई, आंधी चल नहीं रही है। ठीक उसी तरह ये शहबाज शरीफ था। पलक कुछ कहना चाहती है, पलक आप बोल लीजिए, फिर मैं अमजद जी के पास जाऊंगा। देखिए आशीष, जिस तरह से हम डिस्कशन कर रहे हैं, कल हमने एक बहुत महत्वपूर्ण डिबेट जो है वो की थी, उससे जुड़ी एक अपडेट जो है वो दर्शकों को देंगे। फिर उसके बाद एक सवाल मैं ओपी तिवारी जी से पूछना चाहूंगी। कल हम डिफेंस में किस तरह से अभी आने वाले समय के अंदर मॉनसून सेशन में कहा जा रहा है कि डिफेंस बजट जो है वो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मेरा सवाल ओपी तिवारी जी आपसे ये रहेगा, पिछले लंबे समय से हमने देखा है कि एयर मार्शल की तरफ से ये बात कही गई कि स्क्वाड्रन जो है वो बढ़ाने की जरूरत है, और जिस तरह से बजट जो है उसका आवंटन जो होता है, एलोकेशन जो होता है, उसे भी और स्मार्ट तरीके से करने की जरूरत है। अगर हम आने वाली चुनौतियों के मद्देनजर अगर बजट की बात करें, क्या लगता है डिफेंस बजट में 75% अभी कहा जाता है कि सैलरीज और पेंशन्स के ऊपर खर्च किया जाता है, 25% जो है वो हम खर्च करते हैं अपनी मॉडर्नाइजेशन इक्विपमेंट के ऊपर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। लेकिन सर इससे और भी बड़ी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि और कंट्रीज में हम देखते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत फोकस किया जाता है, लेकिन हम निरंतर अगर हम देखें कांस्टेंट बना हुआ है 0.6 हमारी जो जीडीपी है उसका हम खर्च करते हैं हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। क्या फोकस आने वाले समय में होना चाहिए? देखिए आपने पॉइंट बिल्कुल सही लाया कि पलक जी की, देखिए हमारा एयरफोर्स स्टैब्लिश है 42 स्क्वाड्स के लिए, ठीक है, अभी फिलहाल 32 स्क्वाड्स हैं, लेकिन व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज द सर्विसिबिलिटी स्टेट, कि कितने जहाज हम एक साथ एयर में लॉन्च कर सकते हैं, ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। कुछ देरी अवश्य हुई है बिकॉज हम लोग जो थे, मतलब इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स उस उम्मीद कर रही थी कि जो तेजस के नए वर्जन आएंगे उसकी इंजन डिलीवरी में थोड़ा स्लो हो गया है। मे बी अमेरिका के कुछ हाथ रहा, अमेरिका ने साइन किया था लेकिन अभी कुछ दिया नहीं। ये तो बहुत अत्यंत आवश्यक है कि हमारा ग्रोथ बढ़ना चाहिए। अभी देखिए जितना बजट ज्यादा, पहले बजट होता था खाली सामान खरीदने के लिए, पहले डिफेंस बजट होता था खाली प्रोक्योरमेंट के लिए। जहां तक पेंशन की आपने बात की, तो पेंशन तो हर गवर्नमेंट पे करती है, देना ही पड़ेगा। जो लोग अपना यूथ सेक्रीफाइस करके आते हैं उनको पेंशन तो मिलेगी और रहना पड़ेगा, बिकॉज सब कुछ सेक्रीफाइस करके आते हैं। कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, जितना दिखाया जाता है मीडिया में दिखाया जाता है, पेंशन कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। जहां इक्विपमेंट वगैरह का सवाल है, अभी जो डिफेंस बजट होगा हमारे R&D में खर्चा होता है, और सामान बढ़ाने में, सामान बनाने में जो सामान बिकेगा आपके लिए रेवेन्यू भी जनरेट करेगा। G20 सम्मेलन में G21 अफ्रीकन यूनियन को एंट्री दी गई थी। अफ्रीकन यूनियन की एंट्री देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि हमारे जो इक्विपमेंट्स है, हमारे उस वक्त हमारे इक्विपमेंट्स की एफिशिएंसी और एफिकेसी चेक नहीं हो पाया था, तो लोगों को विश्वास नहीं था कि भारत जो बना रहा है कैसा बनाया है। वो अल्टा प्रूव हो गया है इस बार कि हमारी एफिशिएंसी 100% है, फार सुपीरियर टू जो भी इक्विपमेंट बने हैं चाइना में, अमेरिका में, इवन इजराइल में। तो ये सामान बनेगा, रेवेन्यू भी जनरेट बढ़ेगा। तो ये बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। ये खाली डिफेंस स्पेसिफिक नहीं है, मतलब मैं समझा पा रहा हूँ, पलक समझ रही है कि इससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा, अपनी फौज मजबूत होगी और रेवेन्यू भी जनरेट होगा। ये डबल फायदा होगा इससे, ये अत्यंत आवश्यक है। प्लस जिस फील्ड में हम वीक है, जिस तरीके से वीक नहीं है, जिसे S-400 हमने रशिया की हेल्प से बनाया है और S-500 की भी आ रही है, इसको मजबूती करना अत्यंत आवश्यक है। और DRDO ने जो भी हमारे जितनी भी मिसाइल्स बनाई है उसका अत्यंत आवश्यक है। आजकल के जमाने में एयरक्राफ्ट, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट उतनी आवश्यकता नहीं है, अब मैं नहीं कहूंगा आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितना महत्व मिसाइल्स का है और हमारे एयर डिफेंस का है, ताकि उनके जहाज को हम आने नहीं दें, एयरक्राफ्ट क्रॉस नहीं कर रहे हैं। इसके साथ जो भी ड्रोन्स और UAVs है उनका महत्व सबसे ज्यादा है, बिकॉज ये सस्ते भी है और सेफ भी है। तो इस तरफ ध्यान रखते हुए हमें थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रॉनिक अम्ब्रेला, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक आजकल के जमाने में सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। अगर ग्रुप में खूब सारे ड्रोन्स आए, उनको न्यूट्रलाइज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इस सब चीजों में हमारे इंजीनियर्स बहुत आगे हैं और काम कर रहे हैं। सरकार ने थोड़ा उनको विश्वास दिलाया और फौज वालों से इंटरफेस हुआ, मतलब जो जिसकी जरूरत है वो जो बना रहे हैं उनसे इंटरफेस हुआ। हर स्टेज पे
हर स्टेज पे ये मीटिंग होती है कि आपने ये बनाया, इसमें इंप्रूव किए। इसी का नतीजा था कि हमारे ब्रह्मोस की एफिशिएंसी, जो विश्व माने न माने, एक बार जब पहली बार टेस्ट हुई तो 100% अचीव हुआ। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डीआरडीओ और एयरफोर्स का समावेश, डेवलपमेंट एट एवरी स्टेज, हर स्टेज में, तो ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। पहली बात एक इंपॉर्टेंट भारत के लिए और हो गया है कि भारत को अपने ऊपर भी निर्भर करना पड़ेगा। इतने सब आत्मनिर्भर भारत, बिल्कुल भी सही कह रहे हो अमेरिका ओपी तिवारी जी। पाकिस्तान को पैसे दे रहा है, बांग्लादेश को पैसे दे रहा है, जबकि पाकिस्तान ने ही उन टेररिस्ट को शेल्टर दिया था जिसने अमेरिका को बर्बाद किया था। तो अमेरिका को अपने लिए ज्यादा महत्व नहीं है, बट भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दे वांटेड टू मेक दिस पाकिस्तान इंडिया वॉर लाइक यूक्रेन एंड रशिया, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि हमारे इक्विपमेंट्स क्या हैं, हमारे जवान और हमारे ऑफिसर्स कितने कैपेबल हैं। उसमें फेल हो गए, हमने स्ट्राइक करके दिखा दिया। ये बहुत बड़ा कदम है, और हमारी सारी एफिशिएंसी, सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन, पूरे डिफेंस फोर्स से कंट्रीब्यूशन, एवरीबॉडी डिजर्व्स अ सैल्यूट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं जाना चाहूंगा डॉक्टर अमजद अयूब साहब आपके पास। अमजद साहब, पाकिस्तान में चल कुछ क्या रहा है? आपकी बात होती होगी वहां के लोगों से, वहां की आवाम से, क्या सोच रहे हैं मुनीर के बारे में, शहबाज के बारे में? पहले कहते हैं कि नहीं कोई हमला नहीं हुआ, कुछ नहीं गिरा, कोई नुकसान नहीं हुआ, अब कहते हैं कि नहीं जी बहुत नुकसान हो गया। आवाम क्या सोच रही है? लोगों के मन में क्या इस समय चल रहा है वहां पर? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो है ना, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में शहबाज नहीं बल्कि शोबाज कहा जाता है। शोमैन, लाइक अ शोमैन, शोबाज शरीफ। नहीं, शोमैन तो राज कपूर साहब के लिए कहा जाता है। वो तो हमारे हिंदुस्तान में वो तो बहुत ही आदरणीय रहे हैं। ये मुझे लगता है मदारी टाइप है कुछ, वो जो सड़क पे नहीं मदारी है, लेकिन इसका नाम रखा हुआ लोगों ने। वहां पे बात जब करते हैं तो शोबाज कहते हैं। हाँ, शोबाज वो निगेटिव सेंस में रखा हुआ है। शोबाजी जो चलती इसी सेंस जी, इसी सेंस में जिसमें आपने जिसका जिक्र किया। अच्छा, दूसरा ये है कि जो ये क्या नाम है इसका, मुनीर का, ये कहते हैं कि मुनीर ने अपनी जो है वो पतलून जो फौज वाली थी वो उतार कर रख दी अलमारी में, और जीन्स पहनता है कि कहीं मैं पकड़ा गया तो फौज की पतलून दोबारा ना उतार दी जाए। समझ आई ना? इस किस्म के किस्से चल रहे हैं। देखिए, बात ये है कि ये एक झूठी कौम है। इन्होंने झूठ की बुनियाद पे एक मुल्क बनाया ना। ये पूरा मुल्क जो बना पाकिस्तान, अंग्रेजों ने बनाया, ये झूठ की बुनियाद पे बना। और वो झूठ ये था कि मुसलमान और हिंदू जो है ये दो कौमें हैं, नेशंस हैं। दे आर नॉट टू नेशंस, दे आर इंडियंस, दे आर एथनिकली दे आर आइदर पंजाबीज और महाराष्ट्रन्स, और दे बिलोंग टू द सॉइल। तो झूठ की बुनियाद पे कायम होने वाले एक देश से या एक आइडियोलॉजी से आप एक्सपेक्ट कर सकते कि वो सच बोलेगा? वो तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते। इस वक्त ये जो बोल रहे हैं, इतने बड़े बड़े फंक्शन कर रहे हैं और पेड रैलीज निकाल रहे हैं कि जी फतह हो गई। इसको ये अच्छा, कह ये रहे हैं सारी रैलियां पेड है हक। ना? लोग वहां पर आते हैं, क्या खाना पीना दिया जाता है? पैसे तो है नहीं, तो देते क्या होंगे? कैसे पेड करते होंगे ये? ये पैसा इनके पास, हराम का पैसा बहुत है। वो आप उस करप्शन का, हराम का पैसा इनके पास बहुत है। पैसा सिर्फ इनके पास उस वक्त नहीं होता जब इन्होंने अवाम के तनख्वाह देनी होती है, लोगों को पेंशन देनी होती है, या कोई सड़क पक्की करनी होती है, या किसी हॉस्पिटल में को दवाइयां देनी होती हैं। उस वक्त इनके पास पैसा नहीं होता। अपनी अयाशियों के लिए इनके पास पैसा हर वक्त मौजूद होता है। और ये जो इन्होंने बनाया है मार्का हक, इसको कह रहे हैं। इसको हम कह रहे हैं मार्का यक। यक यानी यकी, यानी दो नंबरी। यक का मतलब होता है दो नंबरी। मार्का हक नहीं है, ये मार्का यक है। ये इन्होंने यकियां की हैं। आज तक ये दो नंबरियां करते चले आए हैं, अब भी कर रहे हैं। आपको पता है कि कल बलूचिस्तान में 11 पाकिस्तानी फौजी बलोच ने मारे हैं, जो लड़ाई हो रही है। आपको पता है KPK में पाकिस्तानी फौजी मर रहा है। आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में तूफान उठा हुआ, जो इंडिया का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां पे 24 और 25 मई को बहुत बड़ा जरगा होना है, जिसमें 40 ऑर्गेनाइजेशन हिस्सा ले रही है सिविल सोसाइटी की, और अवामी एक्शन कमेटी ने वो जरगा बुलाया है जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत करनी है। उसके सब लीडरों को परसों उठा के इन्होंने जेल में डाल दिया है, और हमने 24 घंटे का टाइम दिया है कि 24 घंटे के अंदर अगर इन लीडर्स को रिहा ना किया गया
तो पूरा जो पाकिस्तानी कब्जे वाला गिलगित बल्तिस्तान है इसको हम बंद कर देंगे। अभी 12 आवर्स गुजर चुके हैं, 24 आवर का 48 आवर का हमने टाइम दिया है, 12 आवर गुजर चुके हैं और बाकी 36 आवर रह गए। ये 48 घंटों के बाद आप लोग कैसे करेंगे? आप कह रहे हैं कि हम पूरा गिलगित बलूचिस्तान जो है उसको पैक कर देंगे, क्या बल्किस्तान जो है वो आप कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि हम हमारे जो अवामी एक्शन कमेटी है वो कॉल देगी, हमारे जो लीडर हैं वो कॉल देंगे कि भाई ये रिहा नहीं हुए लिहाजा बंद कर दो, हड़ताल हो जाएगी, तो हो जाएगी हड़ताल। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो गृह युद्ध की तरफ पाकिस्तान जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर मैं रिएक्शंस आप सभी से लूंगा। पाकिस्तान पर अब दूसरी वाटर स्ट्राइक की जो तैयारी है वो भारत ने कर ली है। जम्मू कश्मीर में 4 नए पावर प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी चल रही है। चिनाब के पानी को डाइवर्ट किया जाएगा और रणवीर कैनाल की लंबाई को बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। तो रणवीर नहर की लंबाई को बढ़ाकर 120 किलोमीटर तक किया जाएगा और हर सेकेंड में 150 क्यूबिक मीटर पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, तो बूंद बूंद जिसका रमन भी जिक्र कर रहे थे कि बूंद जी, अयूब साहब आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं जाऊंगा। ये पानी के मसले पे मैं अगर इजाजत हो जी जी, ये जो देखें ये पानी जो बंद हुआ है ये भारत ने पाकिस्तान की जनता का पानी बंद नहीं किया, क्योंकि उस बेचारी के पास तो पानी है ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर अंग्रेजों के बनाए हुए इरिगेशन का वो जो कैनाल्स थी छोटी छोटी, उसके बाद इन्होंने एक नहर नहीं खोदी, समझे कि नहीं? तो किसान तो वैसे ही भूखा मर रहा है। बारिश हो जाए तो सैलाब आ जाता है, बारिश ना हो तो कहत साली आ जाती है। ये जो पानी बंद किया है, और ये पॉइंट नोट करने वाला है, ये जो पानी बंद किया है ये इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा पाकिस्तान आर्मी पे। पूछो क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के पास पंजाब में 1 लाख जो है एकड़ से ज्यादा जमीन है। ये वाहिद पाकिस्तान की फौज है जो एग्रीकल्चर में भी बिजनेस करती है और इनको पानी मैंने तो सुना है कि गधों में भी बिजनेस करती है। अब इस पे बताइए आप, मैंने पढ़ा था कहीं कि गधों में बहुत ज्यादा डील करती है पाकिस्तान की आर्मी। गधे, ये खुद गधे ये गधे होके गधों में डील करते हैं। तो ये पानी का जो मसला है, ये मोदी, क्या बात है प्राइम मिनिस्टर की, ये इन्होंने जनता को तंग नहीं किया, ये इन्होंने आर्मी का पानी बंद किया है। ये बात याद रखनी चाहिए, ये आर्मी को तंग किया। ओपी तिवारी जी आपसे पहले रिएक्शन चाहूंगा, फिर मैं अनुज माथुर जी आपके पास आऊंगा। मैं पाकिस्तान के इनका एक स्पीच सुना था कि पाकिस्तान किस तरीके से सिक्योरिटी फ्रंट और इकोनॉमिक फ्रंट को फेस कर चुका है। देखिए जो भी बजट बनाते हैं पाकिस्तानी, मैं साहब का नाम भूल गया, उनके सपोर्ट का बजट बनाते हैं, कहते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू, वो जो रेवेन्यू दिखाते हैं रेवेन्यू आता ही नहीं, और जहाँ खर्चा करना हो खर्चा करना ही नहीं है। अब पाकिस्तान बिकता जा रहा है, मतलब इट इज सेल। कह रहे कि भाई बैंक जो फाइनेंस सेक्टर है 80% बाहर वालों के पास है। इनके स्टेट बैंक का जो बॉस मैनेजिंग डायरेक्टर है पिछले कई सालों से बाहर का आ रहा है, उसे पाकिस्तान में रहा नहीं। और कम्युनिकेशन सेक्टर 100% पाकिस्तान का बाहर जा चुका हुआ है। सऊदी अरेबिया अभी पोर्ट बेच रहे हैं लोग, बिकॉज कह रहे थे कि पहले ब्रिटिश की गुलामी थी, अब कैंटोनमेंट की गुलामी है। पाकिस्तान के लोग कैंटोनमेंट की गुलामी झेल रहे हैं। अभी इस कैंटोनमेंट को कोई चिंता ही नहीं है। जैसे ब्रिटिशर्स को था कि सारा लूट पाट के वापस चले गए, ये मुनीर साहब भी जो है अपना परिवार तो भेज ही चुके हुए। जब पानी और सबकी परेशानी होगी, जब डर लगेगा तो अपना स्पेशल एयरप्लेन लेके चले जाएंगे। हम लोग भी आर्मी के एयरफोर्स के जनरल हैं, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है ही। अब ऐसे कैसे नमूने खड़े कर रखे हैं इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी ने कि सब पूरा फंड ट्रांसफर करके बाहर ले आ चुके हैं। अब ये आवाम कैसे बर्दाश्त कर रही है? इनकी लोअर एलिचॉन जो आर्मी की है, जो उनको समझ में आना चाहिए, जिनका शोषण किया जाता है। और बाकी ऊपर वाले जनरल तो खाली ऐश कर रहे हैं। समय दूर नहीं है आशीष जी, जब उनका एक जवान खड़ा होगा इनको एलिमिनेट करेगा। बिकॉज उनसे मेहनत कराओ, उनकी जान जाती है बॉर्डर पर, और तुम अपना खाली विदेश में रहते हो। किसान की जो लोगों की जमीन ले चुके हो, खेती कर रहे हो, कई सारा बिजनेस कर रहे हो, जो लड़ना है वो तो कर नहीं पा रहे हो, और एक बहाना ढूंढ रहे हो ताकि इंडिया आके अटैक करे, आवाम को नुकसान हो। ये पानी का जो नुकसान उनके आदमी को होगा, लेकिन एक्चुअली जब नुकसान होगा आवाम को, मैं मौजूद साहब से मैं सहमत होगा कि इनको ये शरीफ साहब तो चले जाएंगे इंग्लैंड अपने भाई के पास,
अब मुनी चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया, तो इनको कोई चिंता ही नहीं है। इट इज हाई टाइम कि आवाम जागे, आवाम को जागना जरूरी है और आवाम को सड़कों पर आना भी जरूरी है। अनुज माथुर जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल जी रमन से ले लेते हैं। रमन इस पर विस्तार से जानकारी देंगे। रमन, 3 कैनाल हैं, कठुआ का, न्यू प्रताप का और रणवीर कैनाल, जिनको ये बढ़ाने की, इनकी लंबाई बढ़ाने की जो योजना है वो तैयार की जा चुकी है। जरा थोड़ा सा भौगोलिक परिस्थिति बताइएगा कि जो डैम बनाए जा रहे हैं और जो कैनाल्स की लंबाई बढ़ाई जा रही है उसका क्या कुछ इंपैक्ट आने वाला है और रोड मैप क्या कुछ तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे थे कि इंडस वाटर ट्रीटी को सेल्डिन अबेंस करने के बाद आखिरकार उस पानी को डाइवर्ट कैसे किया जाएगा, उस पानी को कैसे रोका जाएगा, इसको लेकर जो है वो रोड मैप पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि चिनाब, झेलम और इंडस पर जो है वो 4 नए डैम जो हैं वो बनाए जाएंगे और उनकी कैपेसिटी जो है अभी के मौजूदा जो डैम बने हुए हैं, जो रिजर्वायर्स बने हुए हैं, क्योंकि ये रनिंग वाटर प्रोजेक्ट्स पहले बने हुए थे, क्योंकि पहले हम इस पर डैम नहीं बना सकते थे, लेकिन अब हमारे पास इस बात का अधिकार होगा कि हम इस पर डैम बना सकते हैं। तो एक तो डैम बनाकर हम उस पानी को जो है वो काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। दूसरी तरफ से पानी को जो डाइवर्ट करना होगा, अभी फिलहाल अगर हम देखें तो चिनाब दरिया के ऊपर जो इरिगेशन होता है पूरे जम्मू के अंदर, अगर देखें जो साउथ, जो जम्मू का बॉर्डर का बेल्ट का इलाका है, खासतौर पर अखनूर से लेकर और अरनिया और सांबा के आसपास का जो इलाका है, वो रणवीर कनाल जो महाराजा रणवीर सिंह के समय बनाई गई थी उस कनाल के माध्यम से होता है। और अब उस कनाल की लंबाई जो है वो बढ़ाकर हो सकता है उसे रामगढ़ और सांबा के इलाके तक भी ले जाया जा सके। और ख़ास तौर पर जो कंडी का इलाका पड़ता है, यानी कि जहाँ पर पानी ना होने की वजह से कोई फसल नहीं होती है, वहाँ पर भी नई नहर को खोदकर वहाँ पर पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है। तो जिस तरीके से ये फैसला, बड़ा फैसला जो है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से कश्मीर को कहता है कि वो जगलर वेन है कश्मीर पाकिस्तान के लिए, तो दरअसल कश्मीर पाकिस्तान के लिए जगलर वेन नहीं है। ये जो 3 नदियों का पानी है ये कहीं ना कहीं जगलर वेन है और इस पानी पर जो है वो पाकिस्तान पूरा कब्जा करना चाहता है। इसीलिए लगातार वो पाकिस्तान जो है वो कश्मीर की लड़ाई, कश्मीर के अंदर जिहाद कर रहा है, कश्मीर के अंदर आतंकवाद बढ़ा रहा है, ताकि कश्मीर पर कब्जा करके वो ये जो 3 नदियां वहां से निकल रही हैं जिस पर उसका हक है, इस पर किसी भी तरीके का आने वाले समय पर उसको खतरा ना रहे। तो ये वो चाहता है। पानी जो है वो लड़ाई जो है वो पानी के ऊपर जो है वो देखी जा रही है। अब जिस तरीके से ये 4 डैम जो है वो नए बनाए जाएंगे और इसके साथ साथ में अगर हम देखें तो रावी नदी का भी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा लीकेज होने की वजह से काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जाता था, लेकिन अब शाहपुर कंडी डैम जो है वो बनकर तैयार हो गया है और मई महीने के आखिरी में वहाँ पर पानी का स्टोरेज जो है वो शुरू हो जाएगा। और उसके बाद उस पानी के माध्यम से जो पाकिस्तान को पानी जाता था रावी नदी के माध्यम से, उसको कठुआ के उन इलाकों में डाइवर्ट किया जा सकता है जहाँ पर पानी की बहुत कमी है और फसल की उगाई वहाँ पर जब होती है तो उसमें पानी की दिक्कत आती है। तो ये निश्चित रूप में एक ये कह सकते हैं कि दूरदर्शिता जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई जा रही है कि अगर हमने ये फैसला लिया है और इसको अगर हम आने वाले समय अगर में पुनर्विचार भी करने की जरूरत पड़ती है, अगर हम इस स्टेज तक पहुंचते हैं कि पाकिस्तान को कुछ हद तक पानी देने की जरूरत पड़े, तो इस पर जो इंडस वाटर ट्रीटी जो सन 1960 के अंदर बनी थी उस पर अब रीनेगोशिएट करना पड़ेगा और भारत के हिस्से का जो पानी है वो भारत को मिलना चाहिए। जो हम अधिक पानी पाकिस्तान को दे रहे थे वो तो नहीं दे रहे थे, लेकिन ये तब तक नहीं मुमकिन होगा जब तक पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद पर कठोरतम कार्रवाई नहीं करेगा। तो एक बार अगर पाकिस्तान ने ये मन बना लिया कि अपनी जनता के लिए, अपनी आर्मी के लिए, अपनी खेती बाड़ी के लिए अगर उन्हें पानी चाहिए होगा तो उन्हें आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और उस कार्रवाई के बाद दोबारा से टेबल पर बैठकर इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो रीनेगोशिएट होगी और उसमें देखा जाएगा कि पानी पाकिस्तान को कितना देना है और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि 1960 की वो संधि थी और अब हम 2025 में हैं। जाहिर तौर पर हमारे भी कई हिस्सों में पानी की कमी है। पंजाब का ही ले ले तो ग्राउंड वाटर जो है वो काफी नीचे जा चुका है। अक्सर हरियाणा में, पंजाब में पानी को लेकर टसल होती है और वही पानी राजस्थान तक जाता है। तो हम अपने मुल्क का पानी किसी दूसरे मुल्क को क्यों दे? मेजर जनरल अनुज माथुर जी, इस पर मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप इस पर कुछ रोशनी डालिए। आशीष, देखिए मैं 2 बातें बताना चाहता हूं, मुझे कहीं और पहुंचना है जल्दी से, तो मैं 2 बातें आपको बता करके फिर निकलूंगा। मेरा आकाशवाणी में कुछ कार्यक्रम है। देखिए, सब 2 बातें बहुत जरूरी हैं इसके अंदर। पहली बात तो जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, ये पाकिस्तान के फेवर में हेविली लोडेड है। आप यहाँ पर है, आप यू आर अपर रायपेरेंस। हमने क्या किया था कि हमने तीनों नदियां, मुझे लगता है, मेरे को ये मानना है कि एक हमने कहीं ना कहीं गलती नदियों की संख्या गिनने में हुई है, क्योंकि कल भी मैंने कहा था कि जो ब्यास नदी है वो रोहतांग ला जो कि हिमाचल राजस्थान में है वहां से निकलती है,
और हरी के पंजाब में जाके खत्म हो जाती है। वो तो भारत की संपूर्णतः भारत की नदी है, उस पर पाकिस्तान का कोई हक ही नहीं है। तो जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया 1960 में, तो हमने सिर्फ रावी और सतलज अपने पास रखी और 3 नदियां उनको दे दी। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुका था, उसके बाद सालों हमने करोड़ों रुपए उनको दिए हैं ताकि वो अपना कैनाल सिस्टम वहां पर डेवलप कर सके, और उन्होंने उसको किया। और उसके अलावा एक चीज और थी कि जो कश्मीर का जो आम कश्मीरी था, जम्मू कश्मीर का, उसका ये सवाल, इस सवाल को मैंने कई बार छेड़ा है। उसने यूं पूछता था कि भैया आप कहते हो हम जम्मू कश्मीर हमारा है, हम भारत हैं, तो आपने हमारा सारा पानी पाकिस्तान को कैसे दे दिया हमारे का आप? तो ये जो चीज थी, इसको करेक्ट करना बहुत आवश्यक था। और आशीष, मैं आपको ये बता दूं कि ये अभी नहीं हुआ है। 2016 में जो प्रधानमंत्री ने कहा था, उस समय से वो कह रहे थे भाई पानी जो है, ये जो ट्रीटी है, ये एक और जब ये जो मामला, आवाज, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है कि कुछ नेटवर्क की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। अनुज माथुर जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है अनुज माथुर जी आपकी। अनुज माथुर जी, आवाज नहीं आ रही है, आपको कहीं निकलना भी था। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। ओपी तिवारी जी, अनुज माथुर जी जो बात कह रहे हैं वो बात तो बेहद अहम है। कह रहे हैं कि जब व्यास का जो पूरा पानी है वो हमारे मुल्क तक ही रहता है, तो फिर हमने इन 5 नदियों पे हमें बात करनी चाहिए थी, हमने 6 पर क्यों की? नहीं, बात बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरीके से ये प्लानिंग हुई थी, जिस तरीके से ट्रीटी साइन हुई थी, पुल की पाकिस्तान ने फुली लोडेड थी, पूरा सही तरीके से बता रहे थे, बिकॉज उसमें अपना ध्यान बिल्कुल रखा नहीं गया था। जब बिना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? राजस्थान में एक कैनाल बनाएगी लेकिन सफिशिएंट नहीं है पानी देने के लिए। तो ये सब हमारी सरकार ने सोचा नहीं था। बल्कि अमजद साहब बताएंगे कि इन्होंने, भारत ने कुछ प्रॉमिस किया था, हम आपको पानी नहीं देंगे बल्कि कैनाल बनाने के लिए पैसा देंगे। और वो पैसा जैसे बता रहे थे कि जो अंग्रेजों ने कैनाल बनाई थी वही बची हुई है, वो पैसा खाली आर्मी वाले पॉलिटिशियन ऑलरेडी खा गए। अमजद जी, इस पे आप प्रकाश डालिएगा जो सवाल ओपी तिवारी जी कर रहे हैं। हाँ, देखिए, बिल्कुल ये बात सही है। जो सब, अगर मैं शुरू करूं पार्टीशन के बाद से, तो गांधी जी ने जो पैसा दिया पाकिस्तान को उस वक्त, उस पैसे से इन्होंने असला खरीद के हिंदुस्तान पे हमला कर दिया। यानी कि इसी तरह से अब जो पैसा कनालों के लिए बनाने के लिए दिया गया 1960 के बाद से, वो सारा पैसा जो है इन्होंने एटम बम बनाने पे लगा दिया। ये पागल लोग हैं। ये हम अच्छे बन के इनकी मदद करते हैं कि भाई ये तुम्हारे पास पैसे नहीं है, चलो ये लो पैसे, अपने लिए कुछ बना लो। ये उल्टा हम उसी का हाथ काटते हैं जो इनको, इनकी मदद करता है। ये इतने जाहिल और बेवकूफ हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ये खत्म होना चाहिए, ये मुल्क, इसको खत्म होना चाहिए। ये बेगैरत किस्म के हुक्मरान, ये बुज़दिल हुक्मरान, ये झूठे हुक्मरान जो है पाकिस्तान नाम के जो ये ज्योग्राफिकल एंटिटी है, इसके ऊपर बैठे हुए हैं और फौजी जर्नैल हैं। कल जो शहबाज शरीफ तकरीर कर रहा था, वो सब ठीक कह रहे हैं आपके जितने पैनलिस्ट थे कि भाई वो मुंह उसका था, लेकिन उसके अंदर जो जुबान थी वो फौज के आसिम मुनीर की थी। सारे तो जनरल बैठे हुए थे सामने। हाँ, सामने उन्होंने उसको बोला, वहां उन्होंने बोला उसको कि तूने ये बकना है, और उसने वो बका। तो और सुनिश्चित भी कर रहे थे कि जो हमने लाइन लिख के दी है वही पढ़ना है। हाँ, वही पढ़ना है। नहीं तो जो 31 तोपों की सलामी दी गई थी, उनमें से एक तोप का डायरेक्शन घुमा देते वो। ये अच्छी बात की है। ओपी तिवारी जी, आप कुछ जल संधि को लेकर बता रहे थे, आप पूरी बात करिए, फिर मैं रमन के पास जाऊंगा। जल संधि की बात कर रहे थे। जो संधि की गई थी तो पूरा पाकिस्तान के पक्ष में दिशा बता रहे थे, और इतना पैसा दिया है कि इनका पूरी कैनाल बन सकती थी, पानी भी वेस्ट नहीं होता। अभी फिलहाल जो ये पानी जो दे रहे थे, तो पानी ये रोक नहीं पा रहे हैं, पानी को यूज नहीं कर पा रहे, पानी अरेबियन सी में चला जा रहा है। तो ऐसे पानी की, तो पानी संधि से फायदा क्या? तो ये जो है कम से कम ढंग से थोड़ा किया गया होता कि थोड़ा भारत भी रखेगी, उसका चले जाएगा। अब उनको भुट्टो साहब के जो उनके पोते जो भी थे, खून बहेगा, अरे खून से पानी भर ले, वो भी उनके ही बोला गया था कि नहीं तो हम भी आपकी इमरान जैसी हालत कर देंगे, हम जो कहेंगे वही बोलो। अब ये पानी का देखिए, जब भारत की पानी की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है, पानी की आवश्यकता बढ़ गई है, लेकिन जब तक मेरे ख्याल से पानी की कटौती भारत कभी भी, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं करेगा, लेकिन बशर्ते ये लोग कुछ टर्म्स पर आए
कि हम आतंकवादी जन्म से खत्म पड़ेंगे। 2 हमने रेजिमेंट बटालियन, वो मेजर जनरल नजीर और जो भी है उनको बना के रखा हुआ है, और उनके जो बाकी ब्रिगेडियर्स थे जिनको अंतिम संस्कार में और नजाजा निकला तो फ्लैग के साथ लपेट करके गए। ये तो क्लियर कट दिखाता है कि ये कुछ करने लायक और नहीं है। 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी हो गई, जितनी भी आतंकवादी मारे गए। अच्छा, शहीद वो आर्मी के जवान थे, शहीद हो गए, उनको पैसा देना पड़ेगा, तो पैसे भी दे रहा है। ये चोला ही फैला रखा उन लोगों ने, ये उनके ही लोग हैं। बिकॉज 1971 की लड़ाई के बाद से अमेरिका ने इनको एडवाइस दिया था, आप सामने से लड़ नहीं सकते। हमने 7th फ्लीट लगाई और यूके की फ्लीट अरेबियन सी में आई, फिर भी वो बात नहीं माने, फिर भी आपने रिलीज कर दिया। तो आपको ऐसी 2-4 बटालियन रेज करनी पड़ेगी जो भारत को पीछे से हमला करते रहे। तो इन्होंने अपना लश्कर, तोयबा, मुजाहिदीन रेज किया है, और उनके जनरलों को जो इस तरीके से नक्शे में लेके विदाई दी, और जो मर गया उनको 1 करोड़ दे दो। तो इसको हमें भारत को कभी जरूरत नहीं है कि वो सपोर्ट कर रहा है। हमें तो भारत को मालूम है कि वो भी आर्मी ही है, तो ये प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है। जो देश समझना नहीं चाहता कि पाकिस्तान टेररिज्म करता है, उसको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। समझता वो है जो समझना चाहता है, जो समझना ही नहीं चाहता आप उसको समझा ही नहीं सकते। रमन, मैं आपके पास आऊंगा। उमर अब्दुल्ला का एक बयान था जिसमें उमर अब्दुल्ला ने इस बात का जिक्र किया था कि जो हमारे कश्मीर का पानी है, वो कश्मीर का पानी पाकिस्तान को दिया ही क्यों जा रहा है, और उन्होंने बड़ी साफ तौर पर मुखालफत की थी और कहा था कि जो 1960 की ये जो जल संधि हुई थी ये कतई सही नहीं है और कश्मीर के लोगों के साथ ये बेइंसाफी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे ही भारत की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि IWT को स्थगित किया गया, उसको हेल्ड इन अबेंस पर डाला गया, उसके बाद उमर अब्दुल्ला, क्योंकि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं और जम्मू कश्मीर से ही ये नदियाँ होते हुए POK के इलाके से होते हुए फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो एंटर करती है। जब उनसे पूछा गया कि इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, उनको तो लगता है कि जब 1960 में ये संधि हुई थी तो सबसे बड़ा अगर कोई कहर ढाया गया था तो वो जम्मू कश्मीर की ही धरती पर ढाया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 3 ही बड़ी ये नदियां हैं और इन तीनों नदियों का पानी जो है वो हमने सीधे तौर पर पाकिस्तान को दे दिया था, और हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, हमसे कोई पूछा नहीं किया गया था, हमको किसी तरीके से अपने उसमें लिया नहीं गया था कि किस तरीके से हम इस फैसले को लेने जा रहे हैं। जो पाकिस्तान के साथ संधि हुई, उस संधि को पूरी तरीके से करार देते हुए 3 नदियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान को दे दी थी। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पर अगर अपना कोई पावर प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें भी हमें पाकिस्तान की सलाह मशवरा लेनी पड़ती है, उनकी इजाज़त लेनी पड़ती है, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता करानी पड़ती है, फिर जाकर हम वहाँ पर किसी तरीके की कोई ईंट जो है वो रख सकते हैं। पानी डाइवर्ट करना तो दूर की बात है कि वहाँ पर अगर हमें रनिंग वाटर प्रोजेक्ट भी कोई तैयार करना होता है तो उसके लिए भी पाकिस्तान की जो है वो उनकी जो है इजाज़त लेनी पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेइंसाफ़ी जो थी वो जम्मू कश्मीर की जनता थी। अगर ये पानी आज जम्मू कश्मीर के पास होता तो जम्मू कश्मीर, क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर देखें तो वाटर रिच स्टेट है और यहाँ पर कई हाइडल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तैयार किए जा सकते थे जिससे जम्मू कश्मीर की जनता का भला हो सकता था, यहाँ 24 घंटे बिजली मिल सकती थी। लेकिन ये सब कुछ हमने सीधे तौर पर थाली में परोस कर जो है वो पाकिस्तान को दे दिया, और न केवल पाकिस्तान को दिया बल्कि उसको लेकर हमने कई और ऐसे कदम उठाए जिससे जम्मू कश्मीर की जनता को जो है वो नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। अब ये जिस तरीके से स्थगित कर दिया गया है तो उनका भी ये कहने का मतलब था कि किसी ना किसी तरीके से इसे रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो कश्मीर घाटी के अंदर महबूबा मुफ्ती जो विपक्ष में है और उमर अब्दुल्ला जो सत्ता में है, इन दोनों के बीच में एक बार फिर जो है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कहीं ना कहीं एक ट्विटर वार जो है वो छिड़ गया है। कल महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया था कि किस तरीके से पानी रोका जा सकता है और बाकी सवाल जो है उन्होंने उठाए गए थे। उस पर उमर अब्दुल्ला ने साफ जवाब जो है उनको दिया था कि आप पाकिस्तान की इतनी चिंता क्यों करते हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला अगर हम देखें तो जब से ये आतंकी हमला हुआ है और जिस तरीके से इस समय टूरिज्म का हाल है कश्मीर घाटी के अंदर, आप देखिए माता वैष्णो देवी का दरबार जो है वो सूना पड़ा हुआ है, गिने चुने श्रद्धालु जो है वहाँ पर आ रहे हैं। इसी तरीके से उमर अब्दुल्ला ने एक वीडियो ट्वीट किया था हेलीकॉप्टर से डल लेक का, वो डल लेक पूरी तरीके से सूनी थी, एक भी शिकारा जो है वो डल लेक के अंदर नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये वाला जो हमारा सीजन है वो तो पूरी की पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है, इसमें हमें कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अब अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो जुलाई की 3 तारीख से शुरुआत होगी, उसको लेकर हमें जो है तैयारी करनी होगी कि उसमें हम किस तरीके से जो श्रद्धालु आएंगे, जो
बाबा के भक्त आएंगे, बाबा बर्फानी के भक्त आएंगे, उनको किस तरीके से फैसिलिटेट करेंगे, उनको किस तरीके से सिक्योर कर पाएंगे। तो ये बड़ा सवाल उनकी तरफ से खड़ा किया गया था। साथ ही साथ में उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि टूरिज्म को लेकर जिस तरीके के जो हालात बने हुए हैं इस जम्मू कश्मीर के अंदर, वो कहीं ना कहीं अब एक बहुत चिंताजनक है। और साथ में जिस तरीके से मैं जिक्र कर रहा था कि महबूबा मुफ्ती के ट्वीट का जो उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने एक बार फिर महबूबा मुफ्ती को कहीं ना कहीं पाकिस्तान समर्थक बताया। तो एक ट्विटर वार जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर भी देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप में जब इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं तो इसमें जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा हिस्सा है जिसके नदियों का पानी जो है वो सीधे तौर पर पाकिस्तान को दिया गया, और जम्मू कश्मीर के लोगों को इसमें बिल्कुल भी जो है उनसे सलाह मशवरा नहीं की गई थी, उनको किसी तरीके से अपने फेवर में नहीं लिया गया था, और अचानक ये फैसला जो है वो कर लिया गया था। इसके पीछे शायद मुझे लगता है कि इस तरीके की सोच थी कि आने वाले दिनों में अगर ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान इस पर कब्जा करता है या किस तरीके से इसकी जो स्थिति होती है, उसमें जो हमारे हिस्से का पानी यानी कि पंजाब का जो हिस्से का पानी है वो तो भारत के साथ ही रहेगा। इस पर जो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की तरफ से जुआ खेला गया था, जो जुआ जो है वो निश्चित रूप में इस समय जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भारी पड़ रहा है। और अब जिस तरीके से ये फैसला हुआ है, भारत की सरकार ने ये पूरा जो IWT है यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको हेल्ड इन अबेंस पर डालते हुए अब इसको बंद कर दिया है। और पाकिस्तान ओपी तिवारी जी, फाइनल कमेंट 30 सेकंड, फिर अयूब साहब आपके लिए 30 सेकंड, क्योंकि प्रोग्राम वाइंड अप करने का समय आ गया है। तिवारी सर। हाँ, देखिए, ये पानी एक बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए? पाकिस्तान की आवाम के लिए और पंजाबियों की उन खेती के लिए जो पाकिस्तान आर्मी कर रही है। लेकिन इसका पाकिस्तान का जो मेन सरदर्द है 1953-56 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान की आर्मी है। इसकी आवाम को समझना पड़ेगा, पाकिस्तान आर्मी में जो लोग हैं उनको समझना पड़ेगा, और एक आगे किसी को आके पाकिस्तान आर्मी को कमजोर करना अत्यंत आवश्यक है। अदरवाइज ये सोच कभी भी नहीं जा सकती, ये आतंकवादी की सोच कभी खत्म नहीं होगी जब तक ये आर्मी सोच का खत्म करना बेहद जरूरी है। अयूब साहब। खत्म मुश्किल है। सबसे पहले तो मैं ये जो आपके पत्रकार हैं इनकी तारीफ करूंगा। बहुत जबरदस्त इनकी रिपोर्टिंग है और बहुत फ्लो में ये रिपोर्टिंग करते हैं और बहुत जबरदस्त जानकारियां हैं इनकी। तो सबसे पहले तो मैं इनको सलूट करता हूं कि आपके चैनल पर ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण और पढ़े लिखे और समझदार किस्म के जो है वो आपके सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। तो रमन सैनी के बारे में एक बात और बता दूं कि दिलेर रिपोर्टर हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और शानदार बोलते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार बोलते हैं। तो मैं इनकी यही समझता हूं कि आखिरी 30 सेकंड में मैं इनका थैंक यू भी करता हूं कि ये हमारी जानकारी में इजाफा करते हैं और इतनी देर से खड़े हैं धूप में। तो बहुत धन्यवाद है आपका, बस यही कहूंगा मैं। शुक्रिया अयूब साहब, शुक्रिया ओपी तिवारी जी, और रमन आपका भी शुक्रिया। हमारे साथ दो खास मेहमान और हमारे सहयोगी रमन सैनी मौजूद थे।